जैसे एक छोटा सा आइडिया तो तुम लोग को लग चुका है। जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहे थे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डिस्कशन में ये पॉइंट आया था कि हम लोग किसी भी कंपाउंड वाले पार्ट को आराम से न्यूमन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में या फिर सोहर्स प्रोजेक्शन वाले पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन या सोहर्स प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो हमेशा एक चीज होता है वहां पे कि उस प्रोजेक्शन में हमेशा हम लोग केवल दो ही एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आजू बाजू वाले दो एटम्स को रिप्रेजेंट करके। और नहीं भी है तो हमेशा दो ही एटम्स आएगा। एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे दो एटम्स लेकर के चलेंगे। इस पे जो भी ग्रुप्स है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन में एज अ सिंगल यूनिट हम लोग दिखाते चले जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है अपने रिप्रेजेंटेशन के टेक्निक के ऊपर कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। बट रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग सीख चुके हैं कि ये फ्रंट कार्बन होता है, ये बैक कार्बन होता है। इस चीज को हम लोग स्क्यू फॉर्म बोलते हैं, या फिर सॉरी इस चीज को हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। ये बेसिक पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उस चीज में हम टाइम नहीं खराब करने वाले। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में बेसिकली होता क्या है, ये भी हम लोग एक बार केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे शुरुआत में जब हम लोग सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट का डिस्कशन किए थे, तो वहां पे एक पॉइंट मेंशन किया था, सिग्मा बॉन्ड है सिलिंड्रिकल सिमेट्री। और वहां पे इस तरह का एक डायग्राम दे रखा था कि अगर एक सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट का हम लोग फॉर्मेशन कराते हैं, जैसे मान लो प्योर पी ऑर्बिटल है, तो ये जब दूसरे प्योर पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग एक सिलेंडर के अंदर आराम से प्लेस कर सकते हैं। और जो हम लोग सिलेंडर का एक्सिस है, वही हम लोग का कंपाउंड का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन जाएगा। तो इस चीज को हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री बोल सकते हैं। और उस टाइम पे ये डिस्कशन में मेंशन भी किए थे कि एक पार्ट को फिक्स रख के, मतलब एक ऑर्बिटल को फिक्स रख के दूसरे को हम लोग आराम से रोटेट करा सकते हैं। ये दूसरे वाले पार्ट को अगर रोटेट भी कराएंगे, तो भी दोनों एटम्स का जो डिस्टेंस बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट, ये चीज चेंज नहीं होने वाला। तो इस केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चीज चेंज नहीं होने वाला, बट इस तरीके से रोटेशन आराम से एग्जिस्ट करता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से रोटेशन कराते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में कंसिडर करना शुरू करें, जैसे अगर मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं, तो इस केस में अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर बात कर रहे होंगे, तो इस केस में फ्रंट कार्बन हो गया, इसी के पीछे एक बैक कार्बन वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करते हुए चल लेते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग फ्रंट कार्बन, जैसे फ्रंट कार्बन दे रखा, बैक कार्बन दे रखा, इसके ऊपर तीन ग्रुप है, बैक कार्बन के ऊपर भी तीन ग्रुप है। अगर फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के इस सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन कराते हैं हम लोग, तो फ्रंट कार्बन को फिक्स रखा, दूसरे वाले साइड में रोटेशन करा रहे हैं, तो दूसरे वाले साइड में रोटेशन कराएंगे तो उसके वजह से ये तीनों जो ग्रुप्स है, ये पार्ट भी आपस में रोटेशन में इधर उधर मूव कर रहे होंगे। तो अगर फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के बैक कार्बन को रोटेट करा रहे हैं, तो जो फ्रंट और बैक के बीच का बॉन्ड है वो तो ऐसा ही दिखाई देगा, बट एक्चुअल में रोटेशन हो रहा है, तो पीछे वाले एटम्स के ऊपर जितने भी ग्रुप्स हैं, ये पार्ट आराम से रोटेट होना शुरू होंगे और एक ही साथ रोटेट हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी सिग्मा बॉन्ड्स पे रोटेशन नहीं हो रहा, हर जगह पे रोटेशन हो रहा है। अगर हम लोग ये फ्रंट कार्बन के इस बॉन्ड की बात करते हैं, जिसको मार्क किए, मान लो इसे रेड से मार्क कर देते हैं, तो इस बॉन्ड में भी रोटेशन हो रहा है, ये अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहा है, ये नीचे वाला बॉन्ड भी अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहा है। हर एक सिग्मा बॉन्ड अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं। लेकिन इस रोटेशन से फर्क पड़ेगा क्या, इस चीज को देखना है। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन है, तो अगर यहाँ रोटेशन हो भी रहा है, तो एक ही तो एटम है, यहाँ कार्बन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, रोटेशन से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हाइड्रोजन में हम लोग एक सिंगल एटम को ले रखे हैं और दूसरे साइड रोटेशन करा रहे हैं, तो कहीं से कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो ये अपने काम का नहीं रह जाएगा रोटेशन। मोस्टली हम लोग कंसिडरेशन जो भी लेके चलेंगे वो कार्बन कार्बन रोटेशन का होगा, कि कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन हो रहे हैं, तब उस केस में उन कार्बन के ऊपर जो तीन ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपस में अलग अलग डिस्टेंसेस शो करेंगे, और उन अलग अलग डिस्टेंसेस के वजह से हम लोगों का जो आइसोमरिज्म अराइज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्यों ऐसा होगा, उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस है जो हम लोग सोच सकते हैं, डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ वैलिड लॉजिक्स है जो आराम से यूज किया जा सकता है। और बेसिकली जो वैलिड लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, वो लॉजिक्स वाले पार्ट रिपल्शंस के ऊपर ही बेस्ड चीजें हैं, मतलब कंपाउंड के अंदर रिपल्शंस हो रहे हैं, जब हम लोग रोटेशन करा रहे होंगे, तो रिपल्शंस के फैक्टर्स थोड़े बहुत चेंज हो रहे होंगे। उन रिपल्शंस के फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी में वेरिएशन आएगा, और अगर हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट में वेरिएशन आया,
तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बाकी फैक्टर्स में भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आ ही रहा होगा। तो स्टेबिलिटी में वेरिएशन आया, रिएक्टिविटी में वेरिएशन होगा, मल्टीपल टाइप के फैक्टर्स में वेरिएशन होगा, तो हम लोग उन फिजिकल प्रॉपर्टी के वेरिएशन के बेसिस पे आराम से बोल सकते हैं आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हम लोग के सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन होता है तो उन दोनों एटम्स जिसके बीच में रोटेशन हुआ, उन एटम्स के ऊपर जो भी ग्रुप्स हैं उनके डिस्टेंसेस चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जो डिस्टेंसेस चेंज होते हैं तो जो भी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइप का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तो खैर बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी कहीं कहीं पे केमिकल प्रॉपर्टी का बात आएगा, बट मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग शो करेंगे। दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉन्ड को रोटेट कराने से आने वाला है, इन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को हम लोग कन्फर्मर बोलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है यहाँ पे, मतलब रोटेशन कराने के टाइम पे जो जो स्ट्रक्चर्स आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कन्फर्मर, और इस पूरे के पूरे आइसोमरिज्म को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। पॉइंट ये होता है सबसे बड़ा कि जैसे इसको सवाल में कभी भी बोला तो जाता है स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से कुछ कुछ हो रहा है, मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करेंगे तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टोटल एंगल, जैसे मान लो फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के बैक कार्बन को केवल रोटेट कराए, तो टोटल जो एंगल्स हो सकते हैं रोटेशन का वो 360 डिग्री रोटेशन है। अब 360 डिग्री का मतलब हम 120 डिग्री रोटेशन कराए, 1 डिग्री रोटेशन कराए, 0.01 डिग्री रोटेशन, 0.001 डिग्री रोटेशन, तो इस तरीके का तो हम लोग इनफाइनाइट रोटेशन करा सकते हैं। तो इसका मतलब रोटेशन करा के हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बना सकते हैं, ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट का तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में काउंटिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो हम लोग इसमें टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स कभी भी एसोसिएट करके नहीं चल रहे होंगे। हम लोग को मतलब होता है कन्फर्मर वाले पार्ट में, मेजर पार्ट में केवल ये दो चीजों से कि हम लोग का एक फॉर्म है जहां पे हम लोग सारे के सारे बॉन्ड्स को इस तरीके से एसोसिएट करके चल रहे हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एक तो हम लोग को इस चीज से मतलब है कि हम लोग सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट है उसमें हर एक बॉन्ड एक दूसरे के आगे पीछे है, हर एक बॉन्ड एक दूसरे के आगे पीछे है। तो इस चीज को हम लोग एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एक्लिप्स फॉर्म। और दूसरा पार्ट, हम लोग के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें हर एक फ्रंट कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच में हम लोग के बैक कार्बन का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहा होता है। तो इस केस में दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बनाते हुए काम कर सकते हैं कि फ्रंट कार्बन के दो बॉन्ड के बीच में बैक कार्बन का एक बॉन्ड, या फिर बैक कार्बन के दो बॉन्ड के बीच में फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड। इस चीज को हम लोग आराम से स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। मेनली हम लोगों को इन दो फॉर्म से मतलब तो रहता है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि इसमें एक लिफ्ट फॉर्म में अपने काम का नहीं होगा। मोस्टली हम लोग को इस स्टैगर्ड फॉर्म से मतलब रहता है, और कुछ बेसिक बेसिक डिफिनेशंस हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए हम लोगों को ब्यूटेन का कन्फर्मर और उसके कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का कन्फर्मर देखना होगा। एक साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर का पार्ट है जो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि मतलब उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट जानना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ऐसा नॉलेज है जो जानना चाहिए, क्वेश्चंस में उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, तो जान लो तो ज्यादा मजा आएगा। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग उसमें इन्फॉर्मेशन से जो काफी हेल्पफुल रहता है। हेल्पफुल तो क्या बोल सकते हैं, मतलब बस मजेदार टॉपिक है तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए, काम का नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी आना चाहिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव मतलब नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से किसी काम का नहीं है। अब जैसे मान लो कि हम लोग कुछ कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं, बस ये टर्म सुनते जाना। जैसे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर स्क्यू ये, फॉर्म क्या होता है? हाँ बता रहे उसी टर्म पे आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये पहला स्ट्रक्चर में तो हम लोगों को बिल्कुल सामने सामने सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर्स में हम लोगों को ये सारे दो बॉन्ड्स के बीच में, मतलब अल्टरनेट बॉन्ड्स के बीच में पीछे वाले ग्रुप्स के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जैसे अगर मान लो कि हम लोग यहाँ बॉन्ड एंगल की जब बात करते हैं, बॉन्ड एंगल मतलब एक ही एटम्स के ऊपर जो अलग अलग बॉन्ड्स है उसमें कितना एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल, ऐसा हम लोग बोला करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले वाले केस में फ्रंट पे जो कार्बन है उसके ऊपर जो ग्रुप है और पीछे वाले एटम के ऊपर जो ग्रुप है वो लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब
एक चीज कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली हम लोग कि यहाँ पे लाइंस अगर पैरेलल है तो हम लोग अगर जैसे यहाँ तो हम लोग उसको सामने पैरेलल दिखा दिए, बट वो सामने एक दूसरे का रहेगा तो हम लोग कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला, पीछे वाला ग्रुप बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाला। तो हम लोग नॉर्मली इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बार बार बोलना है कि सामने सामने है, तो सामने ना बोल करके हम लोग इसको एक एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन जो दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है थीटा वाला पार्ट, ये चीज कितना है। तो जब लाइंस पैरेलल होंगे तो उस एंगल वाले पार्ट को हम लोग 0 के लिए बराबर ले सकते हैं। दूसरे वाले केस में इस व्हाइट वाले लाइन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें ब्लू वाले लाइन का, तो इस केस में भी जो हम लोग को डिफरेंस दिखाई दे रहा है उसको भी थीटा बोल सकते हैं। इस चीज को हम लोग 60 डिग्री बोलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक एटम या एक बॉन्ड फ्रंट कार्बन पे और दूसरा बॉन्ड बैक कार्बन पे है, जबकि बॉन्ड एंगल का मतलब तो एक ही एटम के ऊपर जो दोनों बॉन्ड्स है उसके बीच की बात कर रहा है। तो एक फ्रंट कार्बन के ऊपर बॉन्ड है, एक बैक कार्बन के ऊपर बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के ऊपर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने का तरीका कि हम लोग एक साइड से उसको देखते हैं, उस मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन लेते हैं 2 डायमेंशन में और उस प्रोजेक्शन वाले पार्ट के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग एक 3 डायमेंशनल एंगल को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग बॉन्ड एंगल तो नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा एब्सर्ड होगा। इस चीज को हम लोग जो थीटा वाला पार्ट होता है इस चीज को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलना शुरू करते हैं। मतलब बॉन्ड एंगल वाला पार्ट एक एटम के ऊपर जितने बॉन्ड्स हैं उसके बीच में एंगल, और डाइहेड्रल एंगल वाले पार्ट का मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बॉन्ड्स के बीच में जो मिनिमम एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल। तो ये एक वर्ड ध्यान रखना, डाइहेड्रल एंगल रिप्रेजेंटेशन थीटा से ही करेंगे। पॉइंट ये है कि अगर 0 डिग्री एंगल है तो उस केस में इक्लिप्स फॉर्म है, अगर 60 डिग्री एंगल है तो उस केस में स्टैगर्ड फॉर्म है। तो और 0 और 60 के अलावा और भी तो कुछ एंगल हो सकता है। तो अगर 0 और 60 के अलावा कुछ एंगल हो गया तो उस चीज को हम लोग थर्ड पार्ट में स्क्यू फॉर्म बोल सकते हैं। स्क्यू फॉर्म लिखने का तरीका जो मैथ्स में आता है, स्क्यू फॉर्म एक्चुअल में अगर हम लोग 0 डिग्री और 60 डिग्री दोनों में से किसी एंगल पे नहीं है, किसी दूसरे एंगल पे चले गए, तो यहाँ जो थीटा वाला पार्ट है ये पार्ट इस चीज में ना 0 डिग्री के बराबर है और ना ही 60 डिग्री के बराबर है। इस तरह के फॉर्म को हम लोग स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। ये बस टर्म जान लो और भूल जाओ। इसे स्क्यू फॉर्म वाले पार्ट को कहीं भी अपने कंसिडरेशंस में यूज नहीं किया जाएगा। आइदर हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे या इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म काम का हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे। अब उसमें कुछ कुछ टर्म्स होता है, जैसे एक तो डाइहेड्रल एंगल क्या हो गया ये मालूम पड़ गया, स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म पहले से मालूम था, और स्क्यू फॉर्म क्या होता है ये भी डिस्कशन कर लिया। तो इसके बाद कुछ कुछ और भी टर्म्स है, जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो जो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन वाला पार्ट है हो सकता है कि उसके ग्रुप्स के बीच में कुछ कुछ रिपल्शन का फैक्टर हो। जैसे मान लो कि अगर हम लोग फ्रंट कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एक ग्रुप होगा, मान लो एक्स, और पीछे वाले केस में वाई। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये दोनों के दोनों ग्रुप्स के बीच में डेफिनेटली रिपल्शन तो होगा। फ्रंट कार्बन के ऊपर एक्स ग्रुप है, बैक कार्बन के ऊपर वाई ग्रुप है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन का फोर्स रहेगा। इस रिपल्सिव फोर्स वाले पार्ट को हम लोग मतलब बार बार रिपल्शन का फोर्स नहीं बोल सकते, तो इस चीज को हम लोग एक्चुअल में वांडर वाल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं उसको ऐसा समझो कि जैसे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर जाना चाहेंगे, तो जो दूर जाने का टेंडेंसी है, जैसे समझना इस सेंस में ज्यादा आसान होगा जो हम लोग बॉन्ड एंगल में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल वाला पार्ट अंदर 60 डिग्री के बराबर है। तो होना चाहिए आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन एंगल वाला पार्ट अगर 60 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब अपने नेचुरल एंगल से डेविएशन है। अगर नेचुरल एंगल से डेविएशन है तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा। जैसे मान लो हम लोग का हाथ है, तो हाथ का हम लोग का जो नॉर्मल एंगल अगर इसको मोड़ने की कोशिश करें, जैसे होता है ना स्कूल में मार वार खाते हैं तो हाथ ऐसा मोड़ते हैं, या फिर भाई लोग का हाथ मोड़ते हैं हम लोग, तो जब हाथ मोड़ रहे हैं तो जो उसका नॉर्मल शेप है उस नॉर्मल शेप से डेविएशन होना शुरू होता है। तो जब हाथ के नॉर्मल स्ट्रक्चर से डेविएशन होना शुरू होगा तो उसके वजह से उसमें दर्द होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। तो जब बॉन्ड एंगल का जो नेचुरल पार्ट है, नेचुरल एंगल 109 होना चाहिए, नेचुरल एंगल से अगर डेविएशन होना शुरू हुआ
तो इस चीज को हम लोग आराम से, मतलब नेचुरल एंगल से डेविएशन हुआ जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो इस चीज को हम लोग आराम से एंगल स्ट्रेन बोल सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, उस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबिलिटी गेन करेगा, मॉलिक्यूल दूर जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं पा रहे। दूर क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो इस केस में मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब दो एटम्स के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर रिपल्शन होगा, तो उस रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन अराइज होगा दैट इज कॉल्ड एज वंडरवॉल स्ट्रेन। हम लोग नॉर्मली इस चीज को VW स्ट्रेन बोल दिया करेंगे, ये लिखने का तरीका होगा, बट ठीक है बोल रहे हैं हम लोग तो वंडरवॉल स्ट्रेन बोला करेंगे। बट एक और भी चीज है जहाँ रिपल्शन हो सकता है। इस बॉन्ड में यहाँ पे हम लोग का फ्रंट कार्बन के ऊपर बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो बैक कार्बन के ऊपर हम लोग का जो बैक वाला कार्बन दे रखा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन इधर होगा, तो उस रिपल्शन की वजह से भी ग्रुप दूर जाना चाहेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलमोस्ट नहीं होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बॉन्ड पेयर में चला गया। तो इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन से इसी का रिपल्शन मैटर कर रहा है। तो अगर हाइड्रोजन से केस में आके इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन को कंसिडर करना शुरू करें, तो इस चीज को हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन बोला करते हैं। ये 3 टर्म ध्यान रखना है अपने को, वंडरवॉल स्ट्रेन, दूसरा टॉर्शनल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन एक्चुअल में ध्यान मत रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन रिपीट आएगा, बार बार रिपीट होगा। एंगल स्ट्रेन कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, मल्टीपल जगह पे फैक्टर हो सकता है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो भी बार बार वहां पे एंगल स्ट्रेन का पार्ट आता है कि 3 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनेगा। जैसे तुम लोगों को अगर याद हो केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त ये चीज बोला था तुम लोगों को कि अवॉइड करना, 3 मेंबर रिंग बनाना अवॉइड करना। जहां तक हमको याद है हम ऐसा बताया करते हैं। 3 मेंबर रिंग क्यों अवॉइड करना है? तो वो इस रीजन से एसोसिएट कर सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होता है, तो ये सब मॉलिक्यूल बहुत है। एग्जिस्ट। हाँ, हमको जहां तक ध्यान है एंगल स्ट्रेन वहां पे मेंशन नहीं किए होंगे, मे भी हो सकता है कर दिया हो। बट जब भी कभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जब मल्टी सेंटर एटम होता था तो बोले थे 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग अवॉइड करना। 5 बन सकता है, 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, बट 3-4 नॉर्मली अवॉइड करने की कोशिश करना। अब अगर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही वैसा कर रहा तो बात अलग है, बट अदरवाइज अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना होता है? क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत हाई होता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर्स बना पाना मुश्किल होता है। तो रीजन यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं। तो एंगल स्ट्रेन जो है एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का लॉजिक है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में बार बार आएगा, तो इसलिए इस चीज को याद ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये दोनों टर्म ध्यान रखना, वांडरवॉल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन। वांडरवॉल स्ट्रेन क्या होता है? जब किसी एटम्स के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, उन ग्रुप्स के, मतलब कोई 2 एटम्स है बॉन्डेड एटम, उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के ऊपर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, उन ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब रिपल्शन होगा, तब उसके वजह से जो स्ट्रेन अराइज हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज वंडर वॉल स्ट्रेन। और अगर 2 बॉन्डेड एटम्स के ऊपर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ एटम के ऊपर जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अगर रिपल्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा, जैसे हम लोग का हाथ कोई मोड़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना हाथ मुड़ेगा उतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा, उतना ज्यादा चिल्लाएंगे हम लोग। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि दर्द हो रहा है, मतलब अनस्टेबल हो रहे हैं हम लोग। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा हम लोग वहां पे अनस्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अरविंद बोलो। से TORS होगा ना TOR? टॉर्शनल में? नहीं, इसमें टॉर्शनल में TORT ही होता है जहां तक हमको ध्यान है। टॉर्शनल ऐसा बोल रहा है, TORSI। फिजिक्स में शायद टॉर्शन में ऐसा वर्ड यूज करते हैं, है ना? यस सर, ठीक है टॉर्शनल स्पेलिंग। पेंडुलम। हाँ, बट एक बार चेक कर लेना, हमको जहाँ तक ध्यान, हम केमिस्ट्री में हमेशा यही वर्ड यूज करते हैं, ऑल्दो मैं स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, बट ठीक है एक बार चेक कर लेंगे। टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट ये TORS है कि TORT है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कैसे भी टाइप का स्ट्रेन होगा, चाहे वो वंडर वॉल स्ट्रेन हो, चाहे टॉर्शनल स्ट्रेन हो या एंगल स्ट्रेन हो, हम लोग का जो रिपल्शन का फैक्टर है, सॉरी रिपल्शन या अनस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो काफी हाई होगा। जितना अनस्टेबिलिटी हाई होगा, एनर्जी वाला पार्ट हम लोग उतना ही ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं। तो या फिर
स्टेबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा स्टेबिलिटी उतना लो होगा, और स्टेबिलिटी जितना लो होगा एनर्जी उतना ही हाई होगा। इन सब कुछ 3-4 फैक्टर्स को हम लोग को यूज करते हुए काम करना होता है, और उन सबको इंक्लूड कर करके हम लोग 3-4 कंसिडरेशंस लेते हैं कि इथेन में कन्फर्मर कैसे बनेगा, प्रोपेन में कन्फर्मर कैसे बनेगा, ब्यूटेन में कन्फर्मर कैसे बनेगा, फिर कुछ और नए नए केसेस, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग का टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का एक कन्फर्मर वाला पार्ट जो हम लोग को डिस्कशन में यूज करना होता है, एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। तो ये टर्म्स का थोड़ा ध्यान रखना, वन डर वाल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल वाला पार्ट तो अपने काम का ज्यादा नहीं रहेगा, डाइहेड्रल एंगल, उसके अलावा इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म याद हो चुका होगा, स्क्यू फॉर्म काम का नहीं आएगा तो इसलिए उस चीज को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। और एक वर्ड और हम मेंशन कर देते हैं, ये एक्चुअल में शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशनल एनर्जी। एक ये पार्ट है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। जैसे इसमें हम लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि जो लोएस्ट ये एनर्जी वाला कन्फर्मर होता है, लोएस्ट एनर्जी वाला कन्फर्म मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला कन्फर्मर है, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला मतलब सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी वाला पार्ट। तो सबसे स्टेबल कन्फर्मर और सबसे अनस्टेबल कन्फर्मर की एनर्जी को जब हम लोग डिफरेंस में देखेंगे, मतलब गैप की बात करेंगे, एनर्जी गैप की बात करेंगे, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनर्जी। बस ये एक छोटा सा डेफिनेशन है जो यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें समझने की है, ये एक पार्ट होता है जिसको थोड़ा रटना होता है। तो लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर और मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनर्जी। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आएंगे, फिर थियोरेटिकल पार्ट पे आएंगे, तो हर एक थियोरेटिकल पार्ट में ये एक टर्म होगा जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते जाना होगा। मतलब बार बार हम बस मेंशन कर देंगे कि ये कन्फर्मेशनल एनर्जी है, ये कन्फर्मेशनल एनर्जी है, अपना काम होता चला जाता है। जिसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग को डिस्कशन करना होता है कन्फर्मर ऑफ इथेन। बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, और इसमें करना कुछ नहीं। जैसे मान लो इथेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो CH3 CH3। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन दे रखे, और अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि हाइड्रोजन के बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन करा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रोटेशन कराते हैं तो हाइड्रोजन पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है। अगर एटलीस्ट लोन पेयर भी होता तो कुछ फर्क पड़ता, बट हाइड्रोजन पे कोई ग्रुप नहीं है तो अपने काम का नहीं रहेगा, तो इसलिए उस चीज को छोड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन की अलॉन्ग रोटेशन अगर कराएंगे तो इस केस में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो एटम्स के ऊपर जो ग्रुप है, जो कार्बन एटम जो आपस में बॉन्डेड है, उन एटम्स के ऊपर जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के रिलेटिव पोजीशंस को हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। तो इस कार्बन कार्बन के लॉन्ग रोटेशन कराया जा सकता है। क्या होगा रोटेशन के टाइम पे, तो इस चीज को समझने के लिए जैसे हम लोग चाहे तो सोहर्स प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं, बट सोहर्स प्रोजेक्शन वाले पार्ट से ज्यादा बेटर रोटेशन के टाइम पे ज्यादा बेटर हम लोगों को इनसाइट न्यूमैन प्रोजेक्शन से मिल सकता है। तो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को प्रेफरेबली यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहला पार्ट है, मान लो बिल्कुल यहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले पार्ट में हम लोगों के पास, इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग ये दे रखा, इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को मेंशन करें, मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन है, किसी को भी फ्रंट बना लो किसी को भी बैक बना लो, इथेन में तो सब बराबर है। तो फ्रंट कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन, सॉरी, फ्रंट कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग के पास हाइड्रोजन दे रखा 3, और बैक कार्बन वाले पार्ट के ऊपर भी हाइड्रोजन दे रखा है 3। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के ऊपर हम लोग आराम से 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल की बात कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा वाला पार्ट 0 के बराबर है। ये चीज हम लोगों का एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ऐसा कंसिडर करना है। मान लो हम लोग किसी को भी रोटेट कराते हैं, मतलब इससे मतलब नहीं फ्रंट कार्बन को रोटेट करा रहे हैं कि बैक कार्बन को रोटेट करा रहे हैं, बट रोटेशन में हम लोग को मतलब होगा 60 डिग्री से, क्योंकि हम लोग को एक्लिप्स्ड फॉर्म के बाद सीधा स्टैगर्ड से मतलब है, हम लोग को स्क्यू फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। वेरिएशन होगा बट इससे मतलब ज्यादा नहीं है हम लोगों को। अगर 60 डिग्री रोटेशन कराते हैं तो 60 डिग्री रोटेशन कराने के बाद हम लोग का जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, उस दूसरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग आराम से
और हम क्योंकि बैक कार्बन को रोटेट करा रहे हैं तो फ्रंट कार्बन को छोड़ देते हैं। तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद हम लोग का जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दे रखा और बैक कार्बन वाले पार्ट पे भी 3 हाइड्रोजन है। डाइहेड्रल एंगल वाला पार्ट 60 डिग्री के बराबर बन गया। ठीक है, मान लो हम फिर से 60 डिग्री का रोटेशन कराते हैं, एक एजम्पशन लेके चल रहा है। तो जब इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये टोटल एंगल, जैसे हम लोग सामने से देख रहे हैं, मान लो कि हम लोग एक सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 120। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इसको इक्वली डिवाइड कर दे, सॉरी 360, और एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको इक्वली डिवाइड कर दे तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में एंगल 109 डिग्री के बराबर है। ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड वाले पार्ट का एंगल 109 के बराबर है, लेकिन क्योंकि हम लोग उसका 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो एंगल हम लोग 109 के बराबर नहीं कंसिडर करेंगे, रेदर हम लोग एंगल वाले पार्ट को आराम से 120 डिग्री के बराबर कंसिडर करेंगे, क्योंकि बस हम लोग एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में 3 डिविजन्स कर रखे हैं, तीनों इक्वल डिविजन्स है तो ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। टोटल 360 डिग्री एंगल का 1/3 कंसिडर करना है, तो ये एंगल वाला पार्ट हम लोग का 120 है। अब उसके मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ऊपर 60 और नीचे भी 60 जाएगा। इसका मतलब जब 60 डिग्री रोटेशन हुआ तो हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में आए। फिर जब वापस से 60 डिग्री रोटेशन होगा तो एच वाला पार्ट 60 डिग्री आगे जाएगा, नीचे वाला एच और 60 डिग्री आगे जाएगा, और लेफ्ट वाला एच भी आगे जाएगा। मतलब वापस से हम लोग अगर 60 डिग्री रोटेशन करा रहे हैं तो हम लोग के पास स्ट्रक्चर में डेफिनेटली स्टैगर्ड फॉर्म वाला ही पार्ट, एक मिनट, हम लोग के पास वापस से जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वही चीज निकल के आ जाएगा। पहले स्ट्रक्चर वाले पार्ट में बस एक डिफरेंस ये है, जैसे ऐसा कंसिडर कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। अगर हम लोग ऐसा मान के चले कि हम लोगों का यहाँ वाले पार्ट में रेड हाइड्रोजन है और पीछे वाले पार्ट में भी रेड हाइड्रोजन है, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो फ्रंट कार्बन का जो रेड हाइड्रोजन है वो तो वैसे ही रहेगा और बाकी दोनों के दोनों हाइड्रोजन ब्लू है, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बैक कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग का जो हाइड्रोजन है वो रेड हाइड्रोजन, क्योंकि 60 डिग्री रोटेशन कराए थे तो इधर राइट साइड में निकल के आया। अभी और अगर 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो रेड हाइड्रोजन वाला पार्ट नीचे साइड राइट में चला जाएगा, और बाकी जो हाइड्रोजन वाले पार्ट है उसको हम लोग बाकी पोजिशन पे पुटअप कर सकते हैं। बट एक चीज सोच के देखो कि भले ही रेड हाइड्रोजन है मान लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ही तो है, पहला हाइड्रोजन जैसा है वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है, भले ही 120 डिग्री रोटेशन करने पे आया, लेकिन रोटेशन के बाद स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम निकल के आ रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम निकल के आ रहा है मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मान लेते हैं सपोजिटली कि 60 डिग्री रोटेशन और करा देते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं, अगर हम लोग 60 डिग्री रोटेशन फर्दर करा देंगे तो फिर से हम लोगों को अपना एक्लिप्स्ड फॉर्म वाला ही पार्ट निकल के मिलने वाला है। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म वाले पार्ट को बस हम दिखाने के लिए लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग रोटेशन करा रहे हैं, सर ये स्टैगर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग रोटेशन करा रहे हैं तो जब 60 डिग्री पे गए तो एक नया स्ट्रक्चर आया, मतलब एक नया कन्फर्मर बना। बट जब फर्दर 60 डिग्री पे गए तो कोई नया फॉर्म नहीं बना, वही एक लिस्ट फॉर्म आया। फिर 60 डिग्री पे गए तो फिर से वही स्टैगर्ड फॉर्म आया। तो टोटल 2 ही डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग को कंसिडर करना है। इस क्यू फॉर्म को तो काउंट ही नहीं कर रहे, अदरवाइज फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। टोटल 2 ही टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग को कंसिडर करना है, एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। रोटेशन 60 डिग्री कराओ या फिर 120 डिग्री कराओ, उसके आगे फर्दर कहीं भी जाओ तो हम लोग को सारे स्ट्रक्चर्स सेम निकलने वाले हैं। मेन पार्ट यहाँ से ये शुरू होता है कि जैसे जब भी कभी हम लोग ये मतलब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो जैसे 2 यूनिक स्ट्रक्चर्स थे तो 2 के बीच में कंपैरिजन है, अगर 4 यूनिक स्ट्रक्चर्स होते तो 4 के बीच में कंपैरिजन होता, तो जितने यूनिक स्ट्रक्चर्स उतने के बीच में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे हम लोग केवल इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें इस ऑर्डर की बात कर सकते हैं। जो हम लोग का वांडर वाल स्ट्रेन है, इस वांडर वाल स्ट्रेन का ऑर्डर क्या होगा, पहला चीज ये। दूसरा हम लोग का जो टॉर्शनल स्ट्रेन वाला पार्ट है, इस टॉर्शनल स्ट्रेन वाले पार्ट का ऑर्डर क्या होगा। तीसरा हम लोग फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टेबिलिटी वाले पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं, और चौथा पार्ट अगर स्टेबिलिटी कंपेयर कर लिया तो सर आवाज और वीडियो बंद हो गया। Yes,
चलो, तो जैसे हम लोग ये 4 पार्ट का डिस्कशन कर रहे होंगे, इन 4 पार्ट में जैसे वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन है, टॉर्सनल स्ट्रेन है, और उसके बाद इन दोनों को यूज करके हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे। और एक बार अगर स्टेबिलिटी कंपेयर कर लिया तो जो हम लोगों का एनर्जी है वो तो कंपैरिजन करना आसान काम है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी कम, और स्टेबिलिटी वाला पार्ट अगर कम होगा तो एनर्जी ज्यादा। एक इंटरेस्टिंग टाइप का डायग्राम आएगा जो हम लोग एनर्जी के प्रोफाइलिंग में देखेंगे, क्या हो सकता है आते हैं उस चीज पे। बट जैसे मान लो कि हम लोग का एक लेफ्ट फॉर्म है और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म है, इन दोनों को अगर कंपेयर करना है तो इस केस में जब वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन की बात करेंगे तो वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन वाले पार्ट में जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, दो ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन का फैक्टर देखते हैं। ये चीज हाइड्रोजन वाला पार्ट हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फैक्टर देख रहे हैं। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे मान लो कि ये दोनों ग्रुप जो है यहाँ पे एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है क्योंकि दोनों सामने है। अगर हम ये दोनों ग्रुप जो सामने रखा, इन दोनों ग्रुप को रोटेट कराने लगे, तो जब रोटेशन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाई वाले पार्ट का जो डिस्टेंस ये बढ़ना शुरू होगा। मतलब पहले ये दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे के सामने थे, बट जब ये रोटेशन होना शुरू करेगा तो थोड़ा दूर जाना शुरू करेगा। तो हम लोग का जैसे दो हाथ है तो हम लोग इन दोनों को पैरेलल रखे हैं और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है हम लोगों के पास। तो ये जो पैरेलल है हम लोग का हाथ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जब इसका रोटेशन कराना शुरू करेंगे तो जो हम लोग का डिस्टेंस वाला पार्ट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। खुद से मेजर करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है अपने पास, जब इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है। और इतना तक मालूम पड़ चुका है हम लोगों को कि हम लोगों का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो जो फोर्स वाला पार्ट है वो डिस्टेंस वाले पार्ट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में रिपल्शन फोर्स वाला पार्ट डिक्रीज करना शुरू होगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इन दोनों ग्रुप्स के, जो हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप्स है, इन दोनों ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन है वो हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस वाला पार्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन का फैक्टर वाला पार्ट डिक्रीज करेगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने पास जो हाइड्रोजन वाला पार्ट इक्लिप्स फॉर्म में है, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि यही हाइड्रोजन मिनिमम डिस्टेंस पे है, बाकी हाइड्रोजन वाले पार्ट भी मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो जब ग्रुप्स इक्लिप्स फॉर्म में होंगे तो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, और अगर मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे तो उस केस में रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होगा, मतलब वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन वाला पार्ट ज्यादा निकल के आएगा। तो आराम से ऐसा लिख सकते हैं इक्लिप्स ग्रेटर देन स्टैगर्ड। और टॉर्सनल स्ट्रेन की रिपल्शन ही था, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन था, मतलब बेसिकली जो हम लोग का बॉन्ड था उसमें ग्रुप्स के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, फिर जब रोटेशन कराएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, रिपल्शन घटेगा ही घटेगा। सिंपली पुट ऐसा याद रख लो कि हम लोग के इक्लिप्स फॉर्म में वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों हाइयर होता है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे भी हम लोग आराम से ये कंसिडरेशन ले सकते हैं। और स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट हम लोगों का जिसमें स्ट्रेन ज्यादा है, दोनों में ही इक्लिप्स में स्ट्रेन ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी वाला पार्ट स्टैगर्ड वाले पार्ट पे ज्यादा निकल के आएगा। और अगर स्टैगर्ड वाले पार्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल पार्ट मतलब लोअर एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं। तो खैर बहुत ही मतलब बेसिक टाइप का स्ट्रक्चर है, गेम में कुछ भी करने को नहीं था, तो ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पार्ट है जो अपने को डिस्कस करना होता है यहाँ पे, ये जो एनर्जी वाला पार्ट है, इस एनर्जी वाले पार्ट को हम लोग इसके डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं। फिर डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग का मान लो ये एनर्जी वाले पार्ट है, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना चाहते हैं कि हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन कराते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसा डायग्राम आएगा। तो जब हम लोग रोटेशन करा रहे थे तो रोटेशन कराने के साथ साथ हम लोगों का कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी का वेरिएशन आ ही रहा होगा। तो एनर्जी का वेरिएशन किस टाइप का हो सकता है अगर ये कंसिडर करना शुरू करें, तो इस केस में जैसे सबसे पहला चीज ये कि अगर कभी भी डायग्राम बनाने को आया तो कैसे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला चीज ये देखना कि जीरो एनर्जी तो हो नहीं सकता। जीरो एनर्जी इसलिए नहीं हो सकता कि कोई भी मॉलिक्यूल जीरो एनर्जी का नहीं रहेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। होगा तो नेगेटिव एनर्जी, बट फिर भी हम लोग उसको पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम लोग अपना रेफरेंस लेवल ही कुछ अलग टाइप से लेकर चल रहे हैं। हम लोग कंपैरिजन करते वक्त बस ये देखेंगे कि कितने टाइप के कन्फर्मर्स हैं। जैसे यहाँ पे दो कन्फर्मर है, क्लिप्स और एक स्टैगर्ड फॉर्म, तो दो ही फॉर्म है। अगर दो फॉर्म है तो दो ही एनर्जी लेवल आएगा, आइदर क्लिप्स फॉर्म होगा या स्टैगर्ड फॉर्म होगा,
एक पार्ट अनस्टेबल है, एक पार्ट स्टेबल है, मतलब उन्हीं दो फॉर्म के एनर्जी लेवल्स के बीच में हम लोग का सारा चीज मूव कर रहा होगा। तो जब दो कन्फर्मर तो दो एनर्जी लेवल, और तीन कन्फर्मर होता तो तीन एनर्जी लेवल, चार होता तो चार एनर्जी लेवल, जैसा बनाया जा सकता है। तो इस केस में दो एनर्जी लेवल बनाए। एक चीज मालूम पड़ गया हम लोगों को कि जो हम लोगों का एक्लिप्स्ड फॉर्म का एनर्जी है वो थोड़ा हायर होना चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल पार्ट था। यहाँ वाले पार्ट में एक्लिप्स्ड फॉर्म को डाल सकते हैं और नीचे वाले पार्ट में स्टैगर्ड फॉर्म को डाल सकते हैं। और इधर हम लोग एनर्जी वाले पार्ट को ले लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए, और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट तो थीटा से कर रहे हैं, बट वो थीटा वाला पार्ट ध्यान रखना डायहेड्रल एंगल के फॉर्मेट में चल रहा है हमेशा। तो इस केस में शुरुआत में 0 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, फिर मान लो जैसे हम लोग 60 डिग्री पे जा सकते हैं, फिर 120 डिग्री पे जा सकते हैं, फिर मान लो और फर्दर भी जाते तो पता चल गया था कि जैसे हम लोग 120 पे गए तो 0 वाला पार्ट आ गया। इसका मतलब अगर 180 पे जाएंगे तो हम लोग का 60 वाला पार्ट आएगा, 240 पे जाएंगे तो वापस से हम लोग का 0 डिग्री वाला पार्ट आएगा, 240 के बाद हम लोग 300 पे जा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग 360 पे जा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन के बाद तो वहीं पहुंचने वाले हम लोग। तो 360 से फर्दर रोटेशन पॉसिबल भी नहीं है। और इस केस में जब 0 डिग्री पे थे तो हम लोग का जो ग्राफ था वो ग्राफ एक्लिप्स्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा। फिर जब हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म में जाएंगे 60 डिग्री पे तो हम लोग को सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी मिलेगा। तो जो हम लोग का ग्राफ वाला पार्ट है, हम लाइन को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, डायग्राम थोड़ा ढंग का बनाना चाह रहे हैं। ये डायग्राम हम कर सकते हैं। तो इस केस में जो हम लोग का एक्लिप्स वाला पार्ट है उसका एनर्जी हम लोग का हायर फॉर्म में है, स्टैगर्ड का एनर्जी लोअर है। फिर से हम लोग एक्लिप्स फॉर्म आया, फिर से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, और स्टैगर्ड वाले पार्ट पे लोअर एनर्जी पे, फिर 240 पे हायर एनर्जी, उसके बाद लोअर एनर्जी, ऐसा कंसंट्रेशन लेके चल सकते हैं। तो जो ग्राफ वाला पार्ट निकल के आता है वो कुछ इस टाइप को निकल के आता है, मतलब एग्जैक्टली सिमेट्रिकल टाइप का ग्राफ होगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग रोटेशन सिमेट्रिकल तरीके से बना रहे हैं। ऐसा ग्राफ कहीं देखा होगा, मैथ्स वाले लोग तो डेफिनेटली देखे होंगे। इस चीज को हम लोग साइनसोइडल कर्व बोलते हैं, जहां तक हमको ध्यान है। साइन साइन का ग्राफ होता है, कोसाइन का ग्राफ होता है ये? कोसाइन। कोसाइन। हाँ, लेकिन ग्राफ तो कोसाइन का होता है, लेकिन बोलते उसको शायद साइनसोइडल कर्व ही है ना। सर साइन में तो पूरा वे ये सेशन में आता है। हाँ, वेव एंड एसेशन में आता है, मतलब उसको बोला जाता है साइनसोइडल कर्व भी। तो इस केस हम लोग का जो ग्राफ वाला पार्ट है एग्जैक्टली उसी टाइप का पैटर्न फॉलो करेगा। एक तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, इससे कुछ सीखना मतलब है, बस इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाओ। इसके अगले वाले पार्ट में इस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कैसे करना है उस चीज को हम लोग को देखना है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलेंगे। जो हम लोग का एनर्जी गैप है सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर और सबसे लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर के बीच में, ये जो एनर्जी गैप है इस चीज को हम लोग, ये डेल्टा ई वाले पार्ट को आराम से हम लोग कन्फर्मेशनल एनर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कन्फर्मेशनल एनर्जी। डेल्टा ई1 क्यों बोले, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, वो रीजन वाला पार्ट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट इतना बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम रखना है अपने को कि हम लोग के कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के फॉर्मेशन के टाइम पे कितने कंफर्मर एग्जिस्ट करेंगे, उनमें वैन डर वाल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन एनी टाइम हम लोगों के एक्लिप्स फॉर्म में हाईएस्ट होगा, स्टैगर्ड फॉर्म में सबसे लोएस्ट होगा, और उसके अलावा फिर हम लोग स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करके फिर लास्ट में एनर्जी वाले पार्ट पे जा सकते हैं। अब एक हम छोटा सा काम कर रहे हैं इसमें, इस पूरे पार्ट को हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। जो हम लोग कंफर्मेशन ऑफ इथेन वाला पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट को कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, क्योंकि आपको इसके आगे जो कंफर्मेशन वाले पार्ट को रिलेट करना है। तो एक्चुअल में कुछ करना नहीं है, बस रिपीट करना है। कैसे रिपीट होगा आते हैं उस चीज पे। देखो हम क्या क्या वेरिएशन कर रहे हैं, उस चीज को देखते जाओ। सबसे पहला पार्ट हम लोग को, और हम कलर दूसरा यूज कर लेंगे, व्हाइट कलर, ताकि डिफरेंस पता चलता जाए। सबसे पहला पार्ट हम लोग कंफर्मेशन ऑफ इथेन वाले पार्ट की जगह पे कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम क्लास में ही पढ़ाएंगे तो वैसे ही करते हैं, हम दोबारा डायग्राम रिपीट नहीं करते हैं, बस हम नाम चेंज करते जाएंगे। तुमको छापना बस होता है कॉपी में, तुम्हारा काम है डबल डबल छापना उसका, बट मेरा काम है बस मिटा हुआ लिखते चले जाओ। तो इस केस में जैसे प्रोपेन की बात करते हैं, हमारा काम तो 0 हुआ ना। नहीं तुम्हारा काम मतलब
रिपीट करना नहीं, जैसे तुमको अगर हम लिखने बोलेंगे नोट्स में तो पहले इथेन लिखो फिर प्रोपेन अलग से लिखो, पूरा का पूरा हम लिखेंगे नहीं, आप टाइम भेज का। दीजिएगा। तो अभी तुम लोग ऑनलाइन का मजा ले रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। चलो इसके आगे वाले पार्ट में जैसे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लेके चलते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे क्या है कि इतना मालूम पड़ गया कि कार्बन हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है, राइट। तो कार्बन कार्बन तो काम का है, बट यहाँ दो कार्बन कार्बन है। अब करे क्या, दो कार्बन कार्बन है तो किसके इसके अलॉन्ग बात करें, एक काम करते हैं इसको C1 C2 C3 कर देते हैं। अगर मान लो C1 C2 रोटेशन लेते हैं, कंसिडर करके चल रहा है कि C1 C2 रोटेशन हुआ, तो C1 C2 रोटेशन होने का मतलब है कि यहाँ के अलॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं, पहले वाले पार्ट के अलॉन्ग। तो फ्रंट कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन ग्रुप होगा और बैक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप होगा और एक CH3 ग्रुप लिखना होगा हम लोगों को। मतलब इसको फ्रंट कार्बन बना दिया और इसको बैक कार्बन बना दिया। तो इस केस में फ्रंट कार्बन के ऊपर तो 3 हाइड्रोजन है, बट बैक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप होगा, ऐसा लिखना है अपने को। तो इस केस में एक और जो पॉसिबिलिटी था उसको भी अगर हम लोग कंसिडर कर ले, मान लो कि इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, C2 C3 रोटेशन। तो C2 C3 रोटेशन का मतलब ऐसा होना चाहिए, ये कार्बन नंबर 2 है और यहाँ कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 को अगर फ्रंट कार्बन बनाए और कार्बन नंबर 3 को अगर बैक कार्बन बनाए, मान के चल रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन लेंगे तो सेम चीज हो जाएगा C1 C2, बट C2 C3 लेके चल रहे हैं। इस बार इसको फ्रंट कार्बन बना लेते हैं। तो फ्रंट कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग को 2 हाइड्रोजन मिल रहा और उसके अलावा एक CH3 ग्रुप, मतलब एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। और C3 वाले पार्ट के ऊपर तीनों हाइड्रोजन ग्रुप्स है, इस केस में C3 वाले पार्ट पे 3 हाइड्रोजन। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन था, यहाँ बैक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। जबकि दूसरे बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक CH3 था, यहाँ फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। मतलब बस डायरेक्शन उल्टा कर दिया है। तो C1 C2 देख लो या C2 C3 देख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, सेम ही टाइप का कंसेंट्रेशन रहने वाला है। तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। C1 C2 बोलना भी कोई ज्यादा काम का नहीं रहेगा। बस एक ही चीज है यहाँ पे जो हम लोग ऊपर कंसिडर कर रहे थे। एक चीज देखो यहाँ पे, C2H5 में फ्रंट हाइड्रोजन है, बैक कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। और नीचे वाले केस में फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो है, बैक कार्बन हाइड्रोजन और एक CH3 है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक CH3 का डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ जो रेड वाले पार्ट में हम लोग का हाइड्रोजन दे रखा था उसकी जगह पे हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। ग्रीन कलर वाले पार्ट में हम लोग का बैक कार्बन पे CH3 है। जब रोटेशन करा 60 डिग्री, इस हाइड्रोजन वाले पार्ट की जगह पे हम लोग का CH3 आएगा। फिर जब वापस से 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो फिर यहाँ CH3 जाएगा। फिर वापस से रोटेशन कराएंगे तो यहाँ नीचे वाले पार्ट में CH3 जाएगा। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला वाला स्ट्रक्चर में ग्रुप एक दूसरे के सामने सामने तो क्लियर फॉर्म हो गया, ग्रुप 60 डिग्री पे तो स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। बट जब हम फिर से 60 डिग्री पे गए तो CH3 के सामने हाइड्रोजन है और बाकी दो हाइड्रोजन सामने सामने है। यही चीज तो पहले स्ट्रक्चर में, इस CH3 वाले पार्ट के सामने हाइड्रोजन है और बाकी दोनों पार्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने सामने है। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर इस बार भी सेम है। और इसके अलावा ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, CH3 के रिस्पेक्ट में H बगल बगल में है और बाकी H और भी साइड में है। तो CH3 के रिस्पेक्ट में H बगल बगल में और बाकी हाइड्रोजन के साइड में है। मतलब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये फोर्थ स्ट्रक्चर के जैसा है। तो इस बार भी दो ही स्ट्रक्चर आ रहा है अपने सामने, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, केवल दो स्ट्रक्चर्स है। बस एक डिफरेंस आया कि हाइड्रोजन की जगह CH3 हो गया, बट उसके अलावा बाकी दो ही स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं। एक एक्लिप्स फॉर्म बन रहा है, एक स्टैगर्ड फॉर्म बन रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा। वान डेर वाल्स स्ट्रेन एक्लिप्स में ज्यादा होगा, स्टैगर्ड में कम। टॉर्शनल स्ट्रेन एक्लिप्स में ज्यादा होगा, स्टैगर्ड में कम। और उसके बाद जब स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम। और अगर स्टेबिलिटी वाला पार्ट कम हो गया तो एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला तो नीचे के ग्राफ में भी डिफरेंस नहीं आएगा। 0 डिग्री पे स्टैगर्ड एक्लिप्स फॉर्म था, हाईएस्ट एनर्जी। फिर 60 डिग्री पे गया, स्टैगर्ड फॉर्म आया, लोएस्ट एनर्जी। फिर जब 60 डिग्री पे गए तो स्टैगर्ड पे एक्लिप्स फॉर्म आया, हाईएस्ट एनर्जी। फिर 60 डिग्री पे गए तो लोएस्ट एनर्जी आया, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म आया। तो ग्राफ एग्जैक्टली सेम टाइप का रहेगा। सर लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव एंगल? निगेटिव एंगल का मतलब तुम उल्टा बोलना चाह रहा है ना, ये यस सर। ऐसा उल्टा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उसको एक चीज सोच के देखो कि
60 डिग्री फ्रंट में रोटेशन कराए, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कराए, या फिर हम 240 डिग्री रोटेशन करा दें, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ से और सॉरी 300 डिग्री रोटेशन, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री पे गए, तो जो नेगेटिव रोटेशन है वो एक्चुअल में 300 डिग्री रोटेशन तो मिल रहा है ना अपने को। तो नहीं, ग्राफ के लिए, किसके लिए? ग्राफ के लिए निगेटिव एंगल पे रोटेशन नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग जब भी कभी केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो केमिस्ट्री में हम लोग ऐसा मान के चलते कि जैसे हम लोग एक डायरेक्शन फॉलो किए उसी से रोटेशन कराते गए, तो जिस भी डायरेक्शन में भले वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं तो उसको हम लोग 0 डिग्री मानते हुए चलते हैं, और 0 डिग्री से शुरू करके, मतलब उसको माइनस 0 डिग्री नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं तो और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, 360 डिग्री रोटेशन पे वहीं पे आ गए। जैसे ठीक है, ये हमको नहीं पता, हम शायद हम आज तक तो हम नहीं देखे, मेरी शायद सही बात है। जैसे हम लोग घूमते हैं, अगर जब घूमते हैं तो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, हम लोग कभी भी नेगेटिव एंगल बोलते हैं क्या कि -60 डिग्री से घूम गए, हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं सर, मैथ्स में है ना। ऐसा बोलते हैं ऐसा? नहीं, कंपेयर करना अलग चीज है। कंपेयर करना मतलब एक लाइन 60 डिग्री पे है, दूसरा लाइन -60 डिग्री पे है, तो ये कंपेरिजन अलग चीज है। हम रोटेशन की बात कर रहे हैं कि जब हम लोग किसी चीज को रोटेट करा रहे होते हैं, तो रोटेट कराते वक्त हम लोग नहीं सर, -60 नहीं डिग्री बोलते, एंगल बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा बोलते हैं। हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, क्लॉक या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, बट मैग्नीट्यूड के टर्म में बोलते हैं। तो -60 डिग्री बोलना थोड़ा, जैसे हम घूमे तो हम एब्सोल्युटली घूम रहे हैं। अब एब्सोल्युटली घूम रहे हैं तो वहां पे माइनस का कोई सेंस नहीं है। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा एंगल ऐसा चला गया तो फिर रिलेटिव वर्ड आ गया, तो वहां पे माइनस बोलना लॉजिकल होगा। जैसे अब सो एक्सिस से इधर फिजिक्स में एक्स है, क्लॉकवाइज 60 डिग्री को -60 बोलेंगे ना? फिजिक्स में क्लॉकवाइज 60 डिग्री को -60 क्यों बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं शायद। अच्छा, हम तो -60 डिग्री रोटेशन ऐसा वर्ड तो नहीं सुने कभी। रोटेशन कहाँ पे, मतलब फिजिक्स में कौन से पार्ट में बोलना चाह रहे हैं रोटेशन को? सर बाय डिफॉल्ट 2 जगह देखा हूं, मेरे को लगता है। देखो, अगर फेजर डायग्राम लेके चल रहा है तो बात अलग है। फेजर डायग्राम में क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस रहेगा, बट ऐसा रोटेशन तो हम नहीं देखे हैं। मतलब मान लो आरबीडी है, तो आरबीडी में कहीं भी नेगेटिव तो रहता है क्या रोटेशन? ऐसा रोटेशन हो गया, बस बोलता कंपाउंड पार्टिकल 60 डिग्री से रोटेट वो कर सर गया याद आ रॉड। गया, वो टॉर्क में था। टॉर्क में अगर फोर्स मतलब कि क्लॉकवाइज लग रहा है जहां से पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो नेगेटिव हाँ, लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। फिर से एक बार बोलो। सर टॉर्क में था। हाँ, टॉर्क हमको पता है, टॉर्क पता है भाई, आगे बोलो सर क्या मैं बोलना ही चाह थोड़ी रहे हैं। बोला, आपको नहीं पता है? अरे तुम अभी फिजिक्स पढ़ा है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, हमको भूल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो टॉर्क में मतलब कि क्लॉकवाइज अगर फोर्स लगता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के, मान लीजिए एक सीधा लाइन है, ये लकड़ी का प्लैंक है, उसको सेंटर हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लें, और फोर्स राइट साइड में जो सेंटर का है नीचे लग रहा होगा तो क्लॉकवाइज हुआ तो -F लेंगे। ऐसा होता है क्या? मतलब जैसे ये डायग्राम बना रखे हैं, हम नीचे से नेट तरफ टॉर्क मास है और निकालते हैं तो। यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अरे तो नेट टॉर्क, फिर वही चीज, हम क्या बोले, रेफरेंस की बात कर रहे हैं, एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे को काउंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक फोर्स लगा रखे है, यहाँ एक फोर्स लगा रखे है। अब अगर नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिशन वाली चीजें हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे को कैलकुलेट कर रहे हैं तब माइनस कर रहे हैं। अगर मान लो हम केवल एक ही फोर्स लगाए, केवल एक सिंगल फोर्स, और बोले टॉर्क कैलकुलेट करो, तो माइनस बोला जाता है क्या? या एफ लगा दिया और बोले टॉर्क कैलकुलेट करो, तो थोड़ा ना माइनस करते हैं। जब तुम लोग कितना फोर्स सर लगा रहे नहीं इसकी बात करेंगे करते हैं, -RF, माइनस क्यों करेंगे यहाँ पे? जब मानते हैं कि मतलब क्लॉकवाइज माइनस है तो। देखो, हम मैकेनिक्स में हम जितना कुछ पढ़े हैं, हम कभी भी उसमें माइनस और प्लस नहीं बात करते हैं। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टर्म में बात नहीं करते हैं, अपोजिंग फोर्सेस के टर्म में बात करते हैं। तो ऐसा है कि एक फोर्स इधर से लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस अलग अलग एंगल्स में है, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है वो एड अप हो रहा है, तो ठीक है, प्लस कर रहे हैं। ये वाली क्लॉकवाइज बात टॉर्क लग रहा है उसका
डायरेक्शन इनटू द प्लेन जाएगा, तो इनटू द प्लेन को नेगेटिव ले लेते हैं बाय कन्वेंशन, और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कन्वेंशन बेस क्योंकि जैसे मतलब जिन लोगों का विजुअलाइजेशन ठीक नहीं है, जैसे सूडो फोर्स होता है, राइट को प्लस लेते हैं, लेफ्ट को माइनस लेते हैं। हाँ, तो जैसे बोल रहे हैं सूडो फोर्स है, मान लो तो सूडो फोर्स में हम लोग बोलते हैं कि उसको नेगेटिव एडिशन, मतलब उस फोर्स को ऐसा मान करके ऐड कर लो। जिनको सूडो फोर्स नहीं चमकता, मतलब समझ नहीं आती कि क्या करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वो थियोरेटिकल लैंग्वेज में होता है कि ऐसा देख लो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिनको दिख रहा है, मान लो हम ऐसा डायग्राम बनाए, उनको दिख रहा है कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स एग्जैक्टली सेम ही डायरेक्शन में, अगर मान लो ऊपर का फोर्स है तो ब्लॉक को इधर घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, नीचे का फोर्स ब्लॉक को इधर ही घुमाना चाहेगा। तो अगर देखा जाए तो अभी के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में भले ये फोर्स लेफ्ट में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चलता जाएगा तो ऊपर जाने का ये भी तो राइट ही साइड में है, तो हमको दिख रहा है कि दोनों का इफेक्ट एड अप हो रहा है। तो हम उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद नहीं रखेंगे, हम बस ये देख लेंगे ठीक है दोनों के दोनों पार्ट एड अप हो रहे हैं, दोनों का इफेक्ट एड अप हो रहा है, तो हम उसमें एडिशन कर रहे हैं। बट अगर ये उल्टा होता है या नीचे फोर्स लगा रखे होते हैं, तो इसमें क्या है कि एक पार्ट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, दूसरा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कुछ ना कुछ कैंसिल आउट कर रहा है पार्ट। बट जब नेट टॉर्क की बात करेंगे तो नेट टॉर्क में हम लोग मैग्नीट्यूड लगा दिया करते हैं, शायद जहां तक हमको ध्यान है, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं जो कि भले ही ऊपर का इफेक्ट ज्यादा हो या नीचे का इफेक्ट ज्यादा हो, हम लोग को नेट टॉर्क देखते हुए काम करना है। तो उसमें हो सकता है जैसे कन्वेंशन बना दिया गया है कि माइनस साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, प्लस साइन है तो क्लॉकवाइज ले लो, हो सकता है ऐसा, हमको याद नहीं है तो एकदम बिल्कुल भूल चुके हैं। बट कन्वेंशन अगर उल्टा है। हो सकता है, मे भी हो सकता है, हमको एकदम याद नहीं है। बट अगर मान लो कि हमको दिख रहा है डायग्राम में कि मान लो नीचे 2F फोर्स है, तो हमको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, जो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसमें हम लोग को टॉर्क ज्यादा मिलेगा। तो हमको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, देखते ही डायग्राम पता चल रहा है कि नेट फोर्स हम लोग इतना दिख रहा है और इतना के अलावा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए माइनस साइन लगा दिए ताकि कन्वेंशन ठीक हो जाए। बट फिर भी हम ऐसा ही बोलेंगे कि जैसे यहाँ दो फोर्सेस लग रहे हैं, जब दो फोर्सेस लग रहे हैं तो कोई एक रिलेटिव पॉइंट नहीं है। रिलेटिव पॉइंट का मतलब कि आइदर ये होगा और ये होगा, ऐसा सिचुएशन है, तो हम लोग वहाँ पे माइनस वाले पार्ट को यूज नहीं कर रहे होते हैं। जैसे एंगल ऑफ रोटेशन में चल रहा है, आइदर हम लोग क्लॉकवाइज शुरू किया तो क्लॉकवाइज शुरू कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया तो एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे माइनस एंगल वर्ड यूज नहीं कर रहे होंगे। तुमको कोई बोलेगा कि 90 डिग्री रोटेट करो, अब रोटेट करो तो उसमें -90 डिग्री रोटेट करो, -90 डिग्री कभी भी नहीं सुनते रोटेट करेगा। तो इसीलिए शायद ये एब्सर्ड होगा, मेरे हिसाब से एब्सर्ड होगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस एंगल नहीं होगा, जीरो से शुरू करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करो या एंटी क्लॉकवाइज, बट जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे जीरो से शुरू हुआ और पूरा रोटेशन 360 डिग्री तक वहीं पे रहने वाला है, पहला चीज। खैर, तो हम लोग जैसे इस पार्ट पे थे कि हम लोग का वन वाला स्ट्रेन हाइयर है, टॉर्सनल स्ट्रेन हाइयर है, स्टेबिलिटी वाला पार्ट लोअर है, एनर्जी हाइयर है, डायग्राम एग्जैक्टली सेम आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है कि पहले जब हम लोग इथेन का डायग्राम लेके चल रहे थे, तो इथेन के डायग्राम में हम लोग के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन था हर जगह पे, हर जगह पे। बस अब यहाँ पे हम लोग के हाइड्रोजन वाले पार्ट की जगह पे CH3 आ गया, जो कि बड़ा ग्रुप है। और अगर CH3 बड़ा ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिपल्शन का फैक्टर भी ज्यादा होगा। तो जब ये नजदीक आएगा तो ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इस केस में ऐसा नहीं है कि स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, पुराने वाले की रिस्पेक्ट में यहाँ का स्टैगर्ड फॉर्म में ज्यादा रिपल्शन शो करेगा। लेकिन जितना पार्ट रिलेटिवली हम लोग के इक्लिप्स फॉर्म में बढ़ रहा है उतना स्टैगर्ड फॉर्म में बढ़ के नहीं आ रहा होता है, जिसके वजह से ये जो एनर्जी है, ये पार्ट ये पुराने वाले से थोड़ा हाइयर होगा, ये जो दूसरा एनर्जी है ये पुराने वाले से काफी ज्यादा हाइयर होगा। और ये जो गैप वाला पार्ट है, इस गैप को अगर E2 लेके चले हम लोग बड़ा हो तो जाएगा, यहाँ क्या बोल रहे हैं, गैप बड़ा हो जाएगा। गैप बड़ा हो जाएगा, मतलब कंफर्मेशन एनर्जी वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा हाइयर निकल के आने वाला है। अरविंद बोलो। तो यही पूछने वाले थे। तो ठीक है, इसलिए ध्यान रखना कि स्टैगर्ड का भी एनर्जी हाइयर होगा और इक्लिप्स का, मतलब सॉरी पहले से तो ऐसे ही लेके चल रहा है, तो स्टैगर्ड का एनर्जी भी हाइयर होगा, इक्लिप्स का एनर्जी भी हाइयर होगा, लेकिन इक्लिप्स का एनर्जी ज्यादा ऊपर जाएगा तो गैप वाला पार्ट हम लोग का बढ़ जाने वाला है, जिसकी वजह से कंफर्मेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम रहेगी,
कहीं कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला है। बट जैसे अभी तो हम लोग केवल इतने पार्ट के डिस्कशन किए, ऐसा नहीं कि ये डिस्कशन अभी भी खत्म होगा, एक और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फिर से सेम चीज। अब इस कॉपी पेस्ट में हम लोग का इथेन हो गया, हम लोग का मीथेन वाला पार्ट हो गया, तो अब बचा क्या हम लोग के पास? ऑब्वियस सी बात है ब्यूटेन वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग। थर्ड वाले पार्ट में ब्यूटेन ले लेते हैं। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक तो ये कौन चीज सा है। वाला ब्यूटेन? कौन सा वाला ब्यूटेन मतलब? आइसोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अरे एन नहीं नहीं ब्यूटेन या नहीं फिर नहीं, आइसोब्यूटेन? आइसो आइसो इन ब्यूटेन, इन ब्यूटेन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे एक इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे CH3 के साथ CH2 CH2 CH3 कंसिडर करें, तो इस केस में जो हम लोग का सबसे पहला पार्ट है कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, अगर हम लोग यहाँ पे C1 C2 रोटेशन लेते हैं, केवल C1 C2 रोटेशन, या फिर C3 C4 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। C1 C2 ले लो या C3 C4 ले लो, तो एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, और अगर मान लो जैसे इसको फ्रंट कार्बन मानते हैं C1 को, तो इस केस में तीसरा भी हाइड्रोजन होगा, और बैक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन के अलावा ये पूरा का पूरा C2H5 ग्रुप है बैक कार्बन पे। मतलब यहाँ पे हम लोग C2H5 कंसिडर कर सकते हैं, पहला चीज। अगर यहाँ पे फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के बीच में रोटेशन करा रहे हैं, तो एक पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन और एक C2H5। तो अभी जस्ट ऊपर में डिस्कशन किया था मीथेन वाले पार्ट में, यहाँ पे CH3 था, बस CH3 की जगह पे C2H5 आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस केस में जब हम लोग के यहाँ पे C2H5 वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, तो सारा का सारा पार्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग के H की जगह पे C2H5 आएगा, यहाँ पे H की जगह पे C2H5 आएगा, फिर आगे जाने पे भी एग्जैक्टली वही चीज C2H5 आएगा, नीचे जाने पे यहाँ पे C2H5 आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, सेम डायग्राम निकल के आएगा, नीचे का डायग्राम एग्जैक्टली सेम निकल के आएगा। डिफरेंस बस एक चीज का होगा कि जो हम लोग का कंफर्मेशन एनर्जी है E3 विल बी ग्रेटर देन E2 विल बी ग्रेटर देन E1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस चीज को डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि अगर मान लो हम लोग C1 C2 या फिर C3 C4 रोटेशन की जगह पे C2 C3 रोटेशन कराते हैं, तब क्या होगा? तो C2 C3 रोटेशन का मतलब इन दोनों कार्बन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो किसी को भी फ्रंट कार्बन मानो, किसी को भी बैक कार्बन मानो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है, दूसरे कार्बन के ऊपर भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है। तो अपने स्ट्रक्चर में अगर इस C2 C3 का लॉन्ग रोटेशन करा रहे हैं, तो इस रोटेशन वाले पार्ट में फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक CH3, बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक CH3 है। यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, क्या हो सकता है एक बार देख लेते हैं। C2 C3 रोटेशन में सबसे पहला स्ट्रक्चर तो ये कि हम लोग पहले ये कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट जिसमें हम लोग फ्रंट कार्बन बैक कार्बन वाला पार्ट को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। जैसे फ्रंट कार्बन वाले पार्ट पे और बैक कार्बन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चले हम लोग, तो फ्रंट कार्बन के ऊपर मान लेते हैं CH3 है ऊपर के डायरेक्शन, और बैक कार्बन वाले पार्ट पे भी CH3 है। बाकी फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और बैक कार्बन पे भी मान लेते हैं एक लेफ्ट और में 2 हाइड्रोजन है। फिर इस बार एक काम करते हैं, इस बार बैक कार्बन को फिक्स रख के फ्रंट कार्बन को रोटेट करा देते हैं रोटेशन में। 60 डिग्री रोटेशन अभी भी करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बार हम लोग फ्रंट कार्बन को रोटेट करा देते हैं बैक कार्बन को फिक्स रख के। तो जब हम लोग फ्रंट कार्बन को रोटेट कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर वैसे ही रोटेशन करा दे रहा है। जब हम लोग फ्रंट कार्बन वाले पार्ट का रोटेशन करेंगे, तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद डेफिनेटली पोजीशन वाला पार्ट तो चेंज होने वाला है। इस बार हम लोग का फ्रंट कार्बन वाला पार्ट कुछ ऐसा कंसीडर किया जा सकता है। 60 डिग्री रोटेशन हमने क्लॉकवाइज ही रोटेशन करा रहा है। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है चीज? एक
फ्रंट कार्बन वाले पार्ट को जब रोटेट कराएंगे हम लोग, तो इस केस में फ्रंट कार्बन वाला पार्ट अगर 60 डिग्री रोटेशन में गया तो ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं, और बैक कार्बन वाला पार्ट जहां था वहीं पे छोड़ दिया, तो इस केस में बैक कार्बन के ऊपर हम लोग के पास CH3 है और बाकी बचे पोजिशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फ्रंट कार्बन को जब रोटेट कराएंगे 60 डिग्री तो CH3 वाला पार्ट थोड़ा राइट साइड में आ जाने वाला है, मतलब यहाँ पे CH3 आएगा, बाकी बचे पोजिशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये तो 60 डिग्री रोटेशन हो गया। मान लो फिर से हम लोग 160 डिग्री रोटेशन कराते हैं, ऐसे एक assumption लेके चल लेते हैं। तो इस केस में जब फर्दर 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो एक बार देखते हैं कि इस बार क्या निकल के आने वाला है। तो इस बार अगर फर्दर 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो ये पार्ट नीचे हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने, हाइड्रोजन CH3 के सामने, इसका मतलब वापस से 60 डिग्री रोटेशन पे आएगा तो हम लोगों का एक्लिप्स फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है इस पर कि फ्रंट कार्बन का जो CH3 है वो राइट साइड में नीचे आएगा, उसके पीछे H होगा, बाकी लेफ्ट साइड में दोनों H होगा, और फ्रंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, उसके पीछे CH3 होगा। तो इस बार हम लोग का जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, पहला स्ट्रक्चर एक्लिप्स्ड है और तीसरा भी एक्लिप्स्ड है, बट दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दोनों CH3 वाले पार्ट एक दूसरे के पीछे कवर कर रहे हैं, जबकि यहाँ CH3 के सामने H है, दोनों CH3 एक दूसरे के सामने नहीं है। तो इस केस में हम लोग का थोड़ा वेरिएशन मिला है, और कंपोजिशन होने पे एक्लिप्स फॉर्म तो आया पर थोड़ा वेरिएशन मिला। तो चलो और ट्राई करके देख लेते हैं 60 डिग्री रोटेशन, और अगर फर्दर रोटेशन ट्राई करके देखेंगे तो इस केस में जो CH3 वाला पार्ट है ये नीचे जाएगा, ये H वाला पार्ट 60 डिग्री पे और H वाला पार्ट भी 60 डिग्री पे, मतलब हम लोग का फ्रंट कार्बन वाले पार्ट में CH3 वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है, और इसके अलावा बाकी बचे हुए हम लोग बॉन्ड्स को भी दिखा देते हैं और ग्रुप्स को भी दिखा देते हैं। तो फ्रंट कार्बन पे बाकी बचे हाइड्रोजन वाले पार्ट है, बैक कार्बन के ऊपर CH3 और बाकी दोनों पोजीशंस पे H और H दे रखा है। अब एक चीज देखते हैं, है तो स्टैगर्ड फॉर्म, लेकिन पहला वाला स्टैगर्ड फॉर्म जो है और जो दूसरा वाला मतलब दूसरा वाला स्टैगर्ड फॉर्म है, ये दोनों भी सेम नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में जो CH3 वाला पार्ट है इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, एक जगह CH3 बगल में है और एक जगह बिल्कुल अपोजिट चला गया। तो इस तरह के केस में स्टैगर्ड फॉर्म भी सेम निकल के नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं और फर्दर 60 डिग्री रोटेशन करा के देख लेते हैं। अगर और फर्दर 60 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो इस केस में तो हम ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, ये पार्ट रोटेट होकर के हाइड्रोजन के सामने जाएगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट मतलब एक्लिप्स फॉर्म तो हम लोग का बनेगा, पहले एक्लिप्स तो बना देते हैं। बैक कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग का CH3 जैसा था वैसे ही है, H जैसा था वैसे ही है, H जैसा था वैसे ही है, बट फ्रंट कार्बन पे CH3 वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो एक चीज सोच के देखो कि लग तो रहा है कि ये भी पहले के जैसा नहीं है, पहले के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये दोनों पार्ट सेम है, मतलब ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे, बट रिलेटिव डिस्टेंसिंग सेम होगा। CH3 के सामने H, CH3 के सामने H, H के सामने CH3, H के सामने CH3, H के सामने H, यहाँ भी H के सामने H दे रखा है। तो इस केस में हम लोग का जो रिलेटिव डिस्टेंसिंग वो सेम है, मतलब यहाँ कुछ नया अब निकल के नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट एक चीज है कि यहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको अभी के लिए काउंट में लेके तो चल रहा है, लेकिन अपने काम पे ज्यादा निकल के नहीं आएगा। फिर 60 डिग्री रोटेशन करा देता है। तो पहले 60 डिग्री कराया, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300, 360 में तो वहीं पहुंचने वाले हैं, इसलिए 360 हम लोग नहीं बनाएंगे। ये रोटेशन जब कराएंगे तो फिर से हम लोगों के पास स्टैगर्ड फॉर्म आएगा, और स्टैगर्ड फॉर्म वाले पार्ट में हम लोगों का CH3 लेफ्ट साइड में, CH के ऊपर H बाकी पोजीशन पे। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर बना है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। CH3 वाला पार्ट एक दूसरे के 60 डिग्री पे, CH3 वाला पार्ट एक दूसरे के 60 डिग्री पे, तो नया कोई फॉर्म निकल के नहीं आ रहा स्टैगर्ड में, बस ये दोनों पार्ट सेम सेम निकल के आ गए। तो इस केस में ये 4 स्ट्रक्चर्स यूनिक है अपने पास, और अगर 4 स्ट्रक्चर्स यूनिक है तो 2 स्टैगर्ड और 2 इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलना थोड़ा गलत होगा कि कौन सा इक्लिप्स्ड है कौन सा इक्लिप्स्ड में कौन सा इक्लिप्स्ड है ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो थोड़ा हम लोग यहाँ मॉडिफिकेशन करते हैं। ये पहले वाले केस में जब सेम टाइप के ग्रुप एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं, तो इक्लिप्स्ड वाला पार्ट तो कंसिडर करना है कि इक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन एग्जैक्टली सेम सेम टाइप के ग्रुप्स आगे पीछे हैं, तो इस चीज को हम लोग इन जनरल फुली इक्लिप्स बोल देते हैं। नाम याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा काम में नहीं आने वाला। दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग
स्टैगर्ड बोल तो सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड का मतलब कि जो ग्रुप्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर आने चाहिए। इस केस में जैसे इसको स्टैगर्ड बोले या फोर्थ वाले पार्ट को स्टैगर्ड बोले, पार्शियली बोले कि फुली बोले, नहीं समझ में आता है। तो इस तरह के केस में हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं नाम में। जब सिमिलर टाइप के ग्रुप्स बगल में होते हैं, मतलब 60 डिग्री एंगल पे होते हैं, तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म ना बोल करके गॉच फॉर्म बोलना शुरू कर देते हैं। टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग गॉच फॉर्म। फिर उसके बाद जब आगे जाएंगे तो फिर हम लोग इक्लिप्स फॉर्म मिल रहा है, बट इस बार बड़े बड़े ग्रुप्स एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है, तो इस केस में इक्लिप्स फॉर्म तो है लेकिन पूरा इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, तो इस चीज को हम लोग पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म आराम से बोल सकते हैं। और उसके बाद जो हम लोग का चौथा पार्ट है, इस चीज को हम लोग जिसमें सेम टाइप के ग्रुप या बल्कियर ग्रुप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, इस चीज को हम लोग एंटी फॉर्म बोलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग का जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड का कंपैरिजन है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोग एक्लिप्स स्टैगर्ड में कंपैरिजन करके चल रहे थे, अब हम लोगों को गॉच और एंटी से ज्यादा मतलब होगा एज कम्पेयर टू एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म में अपने काम का नहीं रह जाएगा, हमेशा एक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल पार्ट में रहेगा, और हम लोग का जो गॉच और एंटी फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल पार्ट में रहेगा। कंपैरिजन में जब भी सवाल आएगा तो गॉच और एंटी के ऊपर ही सवाल पूछा जा सकता है। पॉइंट ये होगा हम लोगों का कि इसमें हम लोग चारों में स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें, क्योंकि चार डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो चारों के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहिए। तो इस सर केस एंटी में सबसे ज्यादा और ये फुल्ली जो इक्लिप्स है उसका सबसे कम होगा ना स्टेबिलिटी। हाँ, इस केस में जैसे हम लोग का फिर से वही कंपेरिजन, वांडरवाल स्ट्रेन हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया, और इसकी बेसिस पे स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे। और स्टेबिलिटी वाला पार्ट अगर आ गया तो उसके बाद हम लोग एनर्जी आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ऐसा कंसिडर अगर करें स्ट्रक्चर 1 2 3 4 वाले पार्ट में, कि सबसे ज्यादा हम लोगों को वांडर वॉल स्ट्रेन कहाँ मिलने वाला है। तो जैसे एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी कभी एक क्लिप्स फॉर्म होगा तभी वांडर वॉल स्ट्रेन टॉर्सनल स्ट्रेन हाईएस्ट होगा। जब भी कभी हम लोग को ये एक्लिप्स फॉर्म देखना है, तो जब भी स्टैगर्ड फॉर्म होगा तो ये दोनों एनर्जी, दोनों जो स्ट्रेन है वांडर वॉल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन, ये हमेशा कम पोजीशन पे रहता है, फिर लोअर वैल्यू पे रहता है। तो जो एक्लिप्स फॉर्म है यहाँ पे हम लोगों का वांडरवॉल स्ट्रेन हायर होगा और टॉर्सनल स्ट्रेन भी हायर होगा, लेकिन क्योंकि बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के नजदीक है, जबकि दूसरे वाले केस में एक बड़े ग्रुप के रिस्पेक्ट में दूसरा छोटा ग्रुप है, तो अगर दोनों बड़े बड़े ग्रुप्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो जो उनके ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा वो भी बहुत हाई होगा। तो इस केस में हम लोगों का जो वांडरवॉल स्ट्रेन वाला पार्ट है, ऑल्दो एक चीज मालूम है कि 1 और 3 वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट होने वाला है कंपेयर टू 2 और 4 वाला पार्ट, लेकिन 1 और 3 में क्या कंपैरिजन है, तो उस केस में जब बड़े ग्रुप्स एग्जैक्टली एक दूसरे के आजू बाजू है, डिस्टेंस से सबसे कम है, तो वांडरवॉल स्ट्रेन या रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होगा, तो वांडरवॉल स्ट्रेन सबसे हाईएस्ट होगा, मतलब 1 विल बी ग्रेटर देन 3। फिर उसके बाद अगर 2 और 4 की बात करते हैं, तो CS3 वाला जो पार्ट है ये भले ही डिस्टेंस पे चला गया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यहाँ पे रिपल्शन तो होगा, और एंटी फॉर्म में काफी दूर चला गया तो रिपल्शन का फैक्टर बड़े ग्रुप्स के बीच में काफी ज्यादा घट जाएगा। तो इस केस में जब हम लोग गॉच फॉर्म की बात करते हैं तो रिपल्शन का फैक्टर फोर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम लोग का गॉच फॉर्म वाला पार्ट में स्ट्रेन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एंटी फॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ लिख देते हैं गॉच फॉर्म, यहाँ पे एंटी फॉर्म। टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करेंगे अगर, तो टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बीच में होता है, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा क्लियरली, चलो ठीक है हम बोलते जा रहे हैं। जो हम लोगों का नहीं, आवाज नहीं आया क्लियरली। टॉर्सनल स्ट्रेन में हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड है, पीछे भी एक बॉन्ड है, तो दोनों में दो दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब जो टॉर्सनल स्ट्रेन वाला पार्ट है वो हम लोग पार्शियली इक्लिप्स ले या फुली इक्लिप्स ले, हम लोग का बॉन्ड तो एग्जैक्टली सेम है, ग्रुप्स अगर नहीं होता तो सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है। तो इस केस में हम लोगों का यहाँ पे 1 वाला पार्ट और 3 वाला पार्ट एग्जैक्टली बराबर वैल्यू पे होगा, और ये पार्ट 2 और 4 वाले पार्ट से ज्यादा तो होगा, लेकिन 2 और 4 आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म है और केवल बॉन्ड मतलब जैसे मान लो ऐसा दे रखा है ये चीज। तो इस केस में अगर हम लोग रिपल्शन की बात करते हैं तो ये पार्शियली एक्लिप्स का रिपल्शन है कि
फुली एक्लिप्स का रिपल्शन है नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग केवल यहाँ के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को देखना है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली एक्लिप्स्ड हो या फुली एक्लिप्स्ड हो, इलेक्ट्रॉन पेयर तो वैसे ही रहने वाला है। इसका मतलब है टॉर्शन स्टेट में रिपल्शन का फैक्टर भी एग्जैक्टली बराबर निकल के आने वाला, 1 = 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कंसीडर कर सकते हैं। तो जब हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो 1 में वॉन डर वाल स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है, टॉर्शनल स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है। तो इस केस में 1 वाले पार्ट में स्टेबिलिटी सबसे लोएस्ट होगा। 3 वाले पार्ट में हम लोगों का वॉन डर वाल स्ट्रेंथ थोड़ा कम है बट टॉर्शनल स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है। इस केस में 3 वाले पार्ट का स्टेबिलिटी उसके बाद होगा। 2 वाले पार्ट में हम लोगों का टॉर्शनल स्ट्रेंथ सबसे लोएस्ट है लेकिन वॉन डर वाल स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है। तो इस केस में 2 का नंबर आएगा और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हम लोग फोर्स को लेके चल सकते हैं क्योंकि सब कुछ सबसे लोएस्ट है, टॉर्शनल स्ट्रेन और वॉन डर वाल स्ट्रेन। और अगर ऐसा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो एनर्जी का ऑर्डर जस्ट हम लोग उल्टा कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। तो इसमें 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम लोग इन 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आराम से 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात कर सकते हैं। तो हम एक चलो टाइम भी हो ही गया है, हम एक छोटा सा सजेशन देंगे। हम आज कोई होमवर्क नहीं देंगे तुम लोगों को, कुछ पढ़ना भी नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि हम होमवर्क देंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा जो हम तुमको होमवर्क देने वाले हैं। तुम लोगों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वाला पार्ट तो बेसिकली क्या, एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन। इस चीज का तुम लोग को डायग्राम बनाना है 0 से लेके 360 डिग्री एंगल तक का, और तुरंत जवाब मत बताने लग जाना, आराम से सोच समझ के डायग्राम बनाना कि डायग्राम कैसा हो सकता है। और उस डायग्राम को चेक कर सकते, खुद से भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चीज ट्राई करके देखना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, और फिर नेट डाइपोल मोमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, और लोग तुम्हारे डीपीपी में दे रखा था। उसे छोटे से डिस्कशन के बाद हम लोग आराम से साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो हम लोग का टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में काफी सारी चीजें देने वाले हैं, उसको आराम से सॉल्व कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो किसी भी टॉपिक में। तो मेरे हिसाब से समझने वाला टॉपिक तो है थोड़ा बहुत, बट अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान दो, एक अच्छा चीज बता देते हैं। जैसे जब तुम लोग को कार्बन का रिप्रेजेंटेशन बताए थे तो बोले थे उसको जिगजैग टाइप से रखा जाता है, वैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नॉर्मली करते हैं। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये चीज फ्रंट कार्बन के नीचे एक कार्बन है, जैसे यहाँ फ्रंट कार्बन दे रखा है, नीचे के डायरेक्शन में एक कार्बन है और बैक कार्बन पे ऊपर के डायरेक्शन में कार्बन है। तो ये जो जिगजैग टाइप का पार्ट है, ये लिखने के पीछे ऐसा लॉजिक बोला जा सकता है कि हम लोग हमेशा कार्बन को ऐसा रखते हैं क्योंकि ये फ्रंट कार्बन बैक कार्बन के बीच में ये एंटी टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है अगर एक नॉर्मल कार्बन चेन हुआ तो थोड़ा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑल्दो कार्बन को भी सेपरेट कर रहा है क्योंकि एंगल बन रहा है, बट फिर भी एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कर सकते हो उस चीज को। अगर और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट अगर नहीं है तो ये डायग्राम बना करके आना मेरे हिसाब से। और तुम्हारे डीपीपी में जहाँ पे कंफर्मेशन आइसोमरिज्म वाला पार्ट दे रखा होगा उसको शुरू कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उसको शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन काफी होता है। बट अगर वहाँ स्टेबिलिटी का पार्ट होगा तो अभी के लिए एक क्लास रुक जाना, बस एक क्लास रुक जाना, नेक्स्ट क्लास में जितना होमवर्क करना है कर सकते हैं। हम एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं तुम लोगों का। नेक्स्ट क्लास कब है मेरा? नेक्स्ट क्लास मेरा है फ्राइडे को, और तुम लोग का एग्जाम है केमिस्ट्री का संडे को। तो फ्राइडे को हम होमवर्क तो देंगे, और इन केस अगर किसी को डाउट क्लास लेना होगा कि सर ये क्वेश्चन पे डाउट है तो अलग से डाउट क्लास लगा लेना। ऑल्दो तुम लोग का 3 क्लास है सैटरडे को, तो ऐसा कर सकते हैं कि फ्राइडे को मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास है, और अगर हम शाम में खाली हुए तो जिसको भी डाउट लेना होगा शाम में जब भी हम खाली होंगे डाउट क्लासेस के लिए बोल देंगे सर ये होमवर्क में यहाँ पे डाउट रह गया है, क्योंकि पूरा कंप्लीट तुम लोगों का आइसोमरिज्म टॉपिक आने वाला है, तो इसलिए आराम से डाउट क्लासेस लेना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क देंगे पूरा कंफर्मेशन आइसोमरिज्म का, आराम से ट्राई करना है। बताओ भी जल्दी, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। चलो अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बाय बाय, धन्यवाद सर। धन्यवाद।